हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने लेस्ट एजुकेशन चैनल में। सो गाइस, आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी यूजी कोर्सेज़ के एस्पिरेंट्स के लिए, साथ ही साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, योग्यता के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, आवास के लिए क्या मिलता है और रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रपति को क्या मिलता है, और शुरू से लेकर अभी तक जितने राष्ट्रपति हुए हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वीडियो के एंड में हम राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे और उनको सॉल्व भी करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि पूरी कार्यपालिका का प्रधान होगा। तो कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो कार्यपालिका कहते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद, यानी कि जो उसमें मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री होते हैं, और उपराष्ट्रपति को लेकर कार्यपालिका बनती है। और कार्यपालिका का प्रधान जो होता है वह भारत का राष्ट्रपति होता है। तो अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा, और राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक माना जाता है। तो ये हो गया है भारत के राष्ट्रपति की डिफिनेशन की। भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है और यह भारत का पहला नागरिक होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, कि अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात जो है कि राष्ट्रपति को भारत का नागरिक होना चाहिए, और जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है उसकी जो आयु हो यानी कि उम्र हो वह 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, और वह लोकसभा का सदस्य होने योग्य हो, और किसी भी लाभ के पद पर ना हुआ हो, यानी कि कोई भी सरकारी नौकरी पर ना हो। तो ये है राष्ट्रपति होने की योग्यता। तो चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, यानी कि जैसे हम सभी का देते हैं, जैसे मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, प्रधानमंत्री का देते हैं, या अपने गांव में प्रधान का जो निर्वाचन करते हैं उस प्रकार से नहीं करते हैं कि डायरेक्ट जनता जाती है और वोट देकर चली आती है। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। इसका जो निर्वाचन होता है वह एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, यानी कि इसमें जो लोकसभा के सदस्य हैं और राज्यसभा के सदस्य, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें वोट डालते हैं। यानी कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं वो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, यानी कि लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का निर्वाचन मिलकर करते हैं। तो इसका जो निर्वाचन पद्धति है वह क्या है? एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति द्वारा जो राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आवास, मतलब कि राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति को रहने के लिए क्या क्या मिलता है। तो राष्ट्रपति को रहने के लिए एक राष्ट्रपति भवन मिलता है जो कि नई दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है। तो नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन मिलता है। भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। राष्ट्रपति भवन जो है वह भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। और यह कितने वर्ग फुट में बना हुआ है? तो यह लगभग 2 लाख वर्ग फुट में बना हुआ है। और इसमें कितने कमरे हैं? तो इसमें 340 कमरे बने हुए हैं, और यहाँ पर करीबन 200 लोग काम करते हैं। जो राष्ट्रपति भवन में 2 लाख वर्ग फुट में बना हुआ है, 340 कमरे हैं और इसमें 200 लोग काम करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति निवास या स्टाफ, मेहमानों और भोजन आदि के लिए सालाना जो खर्च होता है वह करीबन 22.5 मिलियन, यानी कि 2 करोड़ 25 लाख रुपए सालाना खर्च होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति को रिटायरमेंट के बाद कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। तो जब राष्ट्रपति रिटायर हो जाता है तो राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में
1.5 लाख रुपए प्रतिमाह मिलता है, यानी कि 1.5 लाख रुपए, यानी कि 1,50,000 रुपये हर महीने रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में राष्ट्रपति को दिया जाता है। साथ ही स्टाफ पर खर्च करने के लिए 60,000 रुपये अलग से दिया जाता है। जो राष्ट्रपति के साथ स्टाफ यानी कि कोई कर्मचारी होता है, जैसे उनके घर के नौकर और सारे स्टाफ को मिलाकर उनको 60,000 रुपये महीना अलग से भी दिया जाता है। पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपये दिया जाता है और स्टाफ पर खर्च करने के लिए 60,000 रुपये महीना अलग से दिया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। तो सो गाइस, यहाँ पर जो राष्ट्रपति का वेतन होता है वह 5 लाख रुपए प्रतिमाह होता है, यानी कि हर महीने राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए वेतन के रूप में दिया जाता है और कई तरह के वेतन भत्ते भी दिए जाते हैं अलग से। तो यहाँ पर राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए महीना है और कई तरह के भत्ते भी अलग से दिए जाते हैं राष्ट्रपति जी को। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप बीए के एस्पिरेंट हो या किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज के किसी भी यूजी कोर्सेज़ के एस्पिरेंट्स हैं या पीजी कोर्सेज़ के एस्पिरेंट हैं, तो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस लिए हुए हैं तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, अनुच्छेद 72 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास क्षमा शक्तियाँ होती हैं और इन क्षमा शक्तियाँ 5 प्रकार की हैं, यानी कि क्षमा, प्रतिहार, प्रतिलंबन, लघुकरण और विराम। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास क्षमा शक्तियाँ होती हैं और यह 5 प्रकार की हैं: क्षमा, प्रतिहार, प्रतिलंबन, लघुकरण और विराम। तो एक एक करके हम पांचों के बारे में पढ़ेंगे कि क्षमा क्या होता है, प्रतिहार क्या होता है, प्रतिलंबन, लघुकरण और विराम क्या होता है। सो गाइस, यहाँ पर जो क्षमा होती है, क्षमा में क्या करते हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं किसी भी सज़ा को पूरी तरह से माफ़ कर देते हैं। जब राष्ट्रपति किसी भी सज़ा को पूरी तरह से माफ़ कर देते हैं तो उसे क्षमा कहते हैं। लघुकरण किसे कहते हैं? तो लघुकरण कहते हैं जब राष्ट्रपति सज़ा की प्रवृत्ति को बदल देते हैं। जब राष्ट्रपति सज़ा की प्रवृत्ति को बदल देते हैं, इसका मतलब है कि किसी भी जो सज़ा दी जाती है किसी भी जो अपराधी को, तो उसकी प्रवृत्ति यानी कि उसका जो सज़ा दी गई है उसको बदलकर दूसरी सज़ा देने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे लघुकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति सज़ा की प्रवृत्ति को बदल देते हैं। दूसरा है प्रतिहार। तो प्रतिहार क्या होता है? इसमें राष्ट्रपति सज़ा के समय को घटाते हैं, यानी कि जब किसी भी अपराधी को सज़ा दी जाती है जितने टाइम के लिए, तो राष्ट्रपति के पास यह पावर होती है या शक्ति होती है कि किसी भी अपराधी के सज़ा की टाइमिंग को घटा सकते हैं। यानी कि उसे अगर 1 साल के लिए सज़ा दी गई है तो राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वह उसके समय को घटा दें सज़ा के और उसको 6 महीने का ही सज़ा दे सकते हैं। तो अब विराम क्या होता है? विराम होता है कि किसी भी कैदी का अगर स्वास्थ्य उचित नहीं हो, यानी कि किसी भी कैदी को बीमारी हो जाए, तो उसमें क्या करते हैं राष्ट्रपति की उसकी सज़ा को कुछ समय के लिए विराम लगा देते हैं, मतलब कि उसकी सज़ा को कुछ समय के लिए रोक देते हैं। अगर किसी भी कैदी या किसी भी अपराधी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसमें कुछ समय के लिए राष्ट्रपति सज़ा को विराम लगा देते हैं। प्रतिलंबन क्या होता है? प्रतिलंबन होता है कि जब राष्ट्रपति फांसी की सज़ा को रोक देता है तो उसे प्रतिलंबन कहते हैं। यानी कि जब किसी भी अपराधी को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है और राष्ट्रपति के पास यह पावर है कि किसी भी अपराधी की फांसी की सज़ा को रोक सकता है। अगर उसको कोई दरखास्त दे तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी अपराधी की फांसी की सज़ा को रोक सकता है और इसे क्या कहते हैं? इसे प्रतिलंबन कहते हैं। तो चलिए राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ, जिसमें सैन्य शक्तियाँ भी आती हैं। तो राष्ट्रपति क्या होता है? तीनों सेना का प्रधान होता है, यानी कि प्रधान का मतलब तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी है उसका प्रधान होता है राष्ट्रपति। और यह क्या क्या कर सकता है? तो यह किसी भी देश से युद्ध या युद्ध के विराम की घोषणा कर सकता है, मतलब कि अगर यह किसी भी देश से युद्ध करना चाहे तो उसकी भी घोषणा कर सकता है और युद्ध को विराम देना चाहे तो उसकी भी घोषणा राष्ट्रपति ही करता है। अब बात करते हैं राजनैतिक शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की राजनैतिक शक्तियाँ क्या क्या हैं? तो यह भारत के राजदूत को विदेश भेजता है। जो भारत का राजदूत होता है उसको विदेश कौन भेजता है? तो उसको विदेश राष्ट्रपति ही भेजता है तथा विदेशी राजदूत को भारत बुलाता है। तो जो विदेशी राजदूत होते हैं उनको भारत आने की अनुमति कौन देता है? तो विदेशी राजदूत को भारत आने की अनुमति राष्ट्रपति देता है। और जो मंत्री विदेश जा रहे हैं वह किससे पूछ कर जाते हैं?
सभी मंत्री जो विदेश जा रहे हैं वह राष्ट्रपति से ही अनुमति लेकर विदेश जाते हैं। अगर राष्ट्रपति मना कर दे तो वह विदेश नहीं जा सकते हैं। मतलब अगर पर्सनली जाना चाहे तो वह जा सकते हैं, लेकिन किसी कार्य के लिए जाना चाहे तो वह राष्ट्रपति से अनुमति लेकर ही जाते हैं। अब बात करते हैं आपातकालीन शक्तियों के बारे में। तो राष्ट्रपति के पास दो प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। एक वित्तीय आपात होता है और एक राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, यानी कि जब राजकीय आपात होता है। तो राजकीय आपात में क्या होता है? राजकीय आपात में होता है जब अनुच्छेद 355 और 365 का उल्लंघन होता हो। और अगर आपको 355 और 365 का जो आर्टिकल के बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं पूरे आर्टिकल के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो जब अनुच्छेद 355 और 365 का उल्लंघन होता है तो राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करता है, और जिस राज्य में अनुच्छेद 355 और 365 का उल्लंघन हो रहा होता है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और अगर जब राजकीय आपात किसी भी राज्य में लागू करना है तो उसका जो अनुमोदन है 60 दिन के भीतर करना होता है, यानी कि 2 महीने के भीतर राजकीय आपात का अनुमोदन करना अनिवार्य होता है। और यह पहली बार कब लगाया गया था? तो पहली बार राजकीय आपात पंजाब में 1952 ईस्वी में लागू हुआ था। अब इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं? जब राज्य में राजकीय आपात लागू हो जाते हैं तो उस राज्य में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो उस राज्य में सबसे पहले तो जो राज्य की सारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती हैं, और राष्ट्रपति राज्यपाल को सौंप देता है, और राज्यपाल ही सारा कार्यभार देखता है। और क्या होता है कि मुख्यमंत्री शक्ति विहीन हो जाता है, यानी कि मुख्यमंत्री से सारी शक्तियां ले ली जाती है और सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती हैं, और राज्य की विधायी शक्तियां संसद के पास चली जाती हैं। तो ये सारे प्रभाव राजकीय आपात लागू होने के बाद राज्य में पड़ जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि वित्तीय आपात क्या होता है। तो वित्तीय आपात को कब लाया जाता है? जब देश की वित्तीय स्थिति खराब हो, यानी कि जब देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है तो वित्तीय आपात को लाया जाता है। और इसे लाता कौन है? तो इसे राष्ट्रपति लाते हैं। तो इसे कौन लाता है? इसे राष्ट्रपति लाते हैं। और इसका अनुमोदन करना का कितने दिनों में अनिवार्य है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा 60 दिन के भीतर इसका अनुमोदन करना अनिवार्य होता है। किसका? तो वित्तीय आपात का। वित्तीय आपात का संसद के दोनों सदनों द्वारा 60 दिन के भीतर अनुमोदन करना अनिवार्य होता है। वित्तीय आपात को लाता कौन है? तो वित्तीय आपात को राष्ट्रपति लाते हैं। और कब लाया जाता है? जब देश की आर्थिक स्थिति खराब हो तो तब इसे वित्तीय आपात को राष्ट्रपति द्वारा लाया जाता है। तो इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं? जब वित्तीय आपात देश में लागू हो जाता है तो इसके देश में क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब वित्तीय आपात देश में लागू हो जाता है तो राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर शेष कर्मचारी के वेतन को काट लिया जाता है, यानी कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन को काट लिया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति का वेतन को छोड़ दिया जाता है। और सरकारी खर्च में कटौती हो जाती है। जो सरकारी खर्च में जो खर्च हो रहा होता है उसमें कटौती की जाती है, और टैक्स को भी बढ़ा दिया जाता है। तो वित्तीय आपात लागू होगा तो यानी कि जब देश में वित्तीय की कमी होगी, यानी कि धन की कमी हो जाती है, तो धन को इकट्ठा करने के लिए देश में टैक्स को बढ़ा दिया जाता है और वित्तीय आपात को ख़त्म करने के लिए एक प्रयास किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्तियों के बारे में। तो राष्ट्रपति अपनी विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग कब करता है? तो राष्ट्रपति अपनी विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग लोकसभा के त्रिशंकु होने पर करता है, यानी कि जब किसी भी राजनीतिक पार्टी को अगर बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति अपनी विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग करता है, और लोकसभा में किसी भी दल को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री घोषित कर देता है और उसे कहता है कि अगर आप 30 दिन के अंदर अपना बहुमत सिद्ध कर देते हैं तो आपको पीएम बना दिया जाएगा, अन्यथा अगर आप 30 दिन के भीतर अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो प्रधानमंत्री का दोबारा से चुनाव किया जाता है। तो इसका सिंपल सा कहने का मतलब है कि जब किसी भी पार्टी ने को बहुमत नहीं मिलता है, यानी कि किसी भी पार्टी जीत नहीं पाती है, यानी कि सबसे ज़्यादा बहुमत नहीं ला पाती है, तो उसको क्या करता है जो राष्ट्रपति अपनी विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग करके किसी भी पार्टी के एक नेता को जिसको उसे लगता है कि यह बहुमत सिद्ध कर सकता है उसे प्रधानमंत्री बना देता है 30 दिन के लिए, और उसे कहता है कि अगर आप 30 दिन के भीतर अपना बहुमत सिद्ध कर देते हैं तो आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, अन्यथा आपका दोबारा से चुनाव किया जाएगा। तो ये है राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्तियाँ।
अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ 3 प्रकार की हैं। एक है निलंबनकारी वीटो, एक है अत्यंतकारी वीटो और एक है जेब वीटो यानी कि पॉकेट वीटो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति की निलंबनकारी वीटो। तो राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का कब प्रयोग करता है? जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है, यानी कि जब कोई भी विधेयक पास होकर आता है राष्ट्रपति के पास और उसे राष्ट्रपति अगर पुनर्विचार के लिए लौटा देता है तो उसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। जेब वीटो क्या है? तो जेब वीटो उसे कहते हैं जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर ना अपना हस्ताक्षर करे, यानी कि उसे ना तो पास करे और ना ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाए, बल्कि उसे अपने पास ही रख ले, तो उसे जेब वीटो कहते हैं। जेब वीटो का नाम से ही पता चल जाता है, जेब वीटो यानी कि किसी भी विधेयक को अपने पास रख ले जब राष्ट्रपति, तो उसे जेब वीटो कहते हैं। नेक्स्ट है अत्यंतकारी वीटो। अत्यंतकारी वीटो का मतलब है जब राष्ट्रपति विधेयक को पूरी तरह से रद्द कर देता है, यानी कि उसे पास नहीं करता है बल्कि उसे रद्द कर देता है, तो उसे अत्यंतकारी वीटो कहते हैं। तो अत्यंतकारी वीटो में क्या होता है? अत्यंतकारी वीटो में राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पूरी तरह से रद्द कर देता है। अब करते हैं राष्ट्रपति की विशेषाधिकार शक्तियों के बारे में। तो राष्ट्रपति पर कोई भी फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक वह राष्ट्रपति के पद पर बना हुआ है। अगर वह राष्ट्रपति के पद से हट जाता है तो उस पर फौजदारी का मुकदमा चलाया जा सकता है, परंतु राष्ट्रपति पर राष्ट्रपति के पद से ही दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, यानी कि अगर वह पद पर हो तब भी उस पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, किंतु फौजदारी मुकदमा उस पर नहीं चलाया जा सकता है। तो ये हैं राष्ट्रपति की विशेषाधिकार शक्तियाँ। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग का मतलब है कि उसको हटाने की क्या प्रक्रिया है। महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जाता है और इसकी चर्चा कहाँ पर है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की चर्चा अनुच्छेद 61 में है, यानी कि अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। और इसको किस प्रकार से हटाया जा सकता है? तो इस प्रक्रिया में जिस सदन से महाभियोग प्रारंभ करना है उस सदन का 1/4 सदस्य अनुमोदित करेंगे, यानी कि उस सदन के 1/4 सदस्यों को अनुमोदित करना अनिवार्य है और अनुमोदन मिलने के बाद वह सदन 2/3 बहुमत से महाभियोग को पारित करेंगे। और अगर 1/4 सदस्य अनुमोदित कर देते हैं और उसके बाद अगर 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत मिल जाता है उस अनुमोदन को, तो वह जो महाभियोग है वह पारित हो जाता है। और उसके पारित होने के बाद क्या होता है कि जब वह सदन महाभियोग पारित कर देता है तो दूसरा सदन में भेजने से 14 दिन पूर्व, यानी कि दूसरे सदन में, एक सदन में संसद के एक सदन से या महाभियोग पारित होता है और दूसरे सदन में भेजने से पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना दे दी जाती है। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना दे दी जाती है कि आप पर महाभियोग लगाया जा रहा है। और 14 दिन बाद उसे हटा दिया जाता है, यानी कि 1/4 सदस्य का अनुमोदन करना अनिवार्य है। अनुमोदन मिलने के बाद 2/3 सदस्य महाभियोग को पारित करेंगे। पारित होने के बाद 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जाती है और 14 दिन बाद राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। तो यह है राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा। तो चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए एमसीक्यूज़ पर आने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स बता देता हूँ आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड। तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल दिए हुए हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड। तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का चुनाव यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में है चुनाव का मैनर यानी कि किस पद्धति द्वारा होगा। तो मैंने आपको बताया है कि एकल मत संक्रमणीय पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अनुच्छेद 56 में है अवधि। अनुच्छेद 57 में पात्रता है और अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता है। अनुच्छेद 59 में है राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तें। 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या पुष्टि, यानी कि पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वही है अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 में है राष्ट्रपति के पद में रिक्त भरने के लिए चुनाव का समय और आकस्मिक पद भरने के लिए निर्वाचित पद या व्यक्ति का पद। अनुच्छेद 70 में है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, यानी कि जब राष्ट्रपति अवेलेबल नहीं होता है तो उसका कार्यों का निर्वहन कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 71 है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले।
अनुच्छेद 72 में है क्षमा आदि और कुछ मामलों में वाक्यों को निलंबित, प्रेषण या हंगामा करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, यानी कि अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जी की सहायता करने के लिए या उनको कोई भी सुझाव देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 75 में है मंत्रियों के अन्य प्रावधान। अनुच्छेद 87 में है राष्ट्रपति द्वारा विशेष संबोधन। अनुच्छेद 123 में है अध्यादेश और अनुच्छेद 143 में है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति होगी जिससे वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकते हैं। तो ये है राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल, तो आप इनको प्लीज़ याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस ये वाले एग्ज़ाम में, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इनको याद कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि शुरू से लेकर अभी तक कौन कौन से राष्ट्रपति हुए और उनका कार्यकाल क्या क्या रहा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी लोगों की लिस्ट दी गई है जो शुरू से लेकर अभी तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर विराजमान हैं या हुए थे। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, यानी कि प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहा। दूसरे प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कार्यकाल कब से कब तक था? तो इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक था। कार्यकाल किसका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। तीसरे राष्ट्रपति थे भारत के डॉक्टर जाकिर हुसैन, और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक इनका कार्यकाल रहा। और जो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे वह थे श्री वराहगिरि वेंकटा गिरी, और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक इनका कार्यकाल रहा। पांचवें राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर फराखुद्दीन अली अहमद, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक, यानी कि 1977 तक इनका कार्यकाल रहा। 11 फरवरी 1974 से 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। छठवें राष्ट्रपति थे हमारे श्री नीलम संजीव रेड्डी, कार्यकाल इनका कब से कब तक था? तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था। सातवें जो हमारे राष्ट्रपति थे वह थे ज्ञानी जैल सिंह, कार्यकाल इनका कब से कब तक रहा? तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक रहा, यानी कि 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक ये भारत के राष्ट्रपति के पद पर बने रहे। जो आठवें हमारे राष्ट्रपति थे भारत के वो थे श्री आर वेंकटा रमन, और इनका जो कार्यकाल था वह था 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992। नौवें हमारे राष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का जो कार्यकाल था वह था 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997। और जो हमारे 10वें राष्ट्रपति थे वो थे श्री के आर नारायण। जो 10वें राष्ट्रपति थे वो थे श्री के आर नारायण, कार्यकाल इनका तो 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। और 11वें राष्ट्रपति कौन थे? तो 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यानी कि अबुल पाकुर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम जी 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर बने रहे। 12वें जो राष्ट्रपति थे भारत के वह थे श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। और 13वें राष्ट्रपति कौन थे? 13वें राष्ट्रपति थे हमारे श्री प्रणब मुखर्जी। श्री प्रणब मुखर्जी जी हमारे कब से कब तक रहे राष्ट्रपति के पद पर? तो 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। और जो करंट में और 14th राष्ट्रपति हैं हमारे श्री रामनाथ कोविंद, ये करंट में भी राष्ट्रपति हैं, और इनका जो कार्यकाल है 25 जुलाई 2017 को ये सिलेक्ट हुए थे और करंट टाइम में अभी हैं। तो ये थी प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया की टोटल लिस्ट, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
सो फ्रेंड्स, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन दिया गया है न्यायिक प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर विधायी प्रक्रिया, चौथा है कार्यकारी प्रक्रिया। तो पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह क्या न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया है या कार्यकारी प्रक्रिया है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करने की शक्ति दी है? तो अभी मैंने बताया है आपको कि भारत के राष्ट्रपति के पास एक क्षमा शक्ति होती है, और ये भी बताया कि किस अनुच्छेद के तहत क्षमा शक्ति है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 76। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 72, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा दान शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो मैंने भी बताया है आपको जो कि अगर किसी को भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो उसकी न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल की जा सकती है? ऑप्शन दिया गया है लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के किसी सदन में या दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन में। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। जो राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल है वह संसद के किसी भी सदन में हो सकती है। दो तिहाई बहुमत से पारित करना होता है और 1/4 सदस्य अनुमोदन करते हैं महाभियोग की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन नहीं होते हैं? ऑप्शन दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, उत्तर पूर्व विधानसभाओं के सहित राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यों के विधान परिषदों के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है? तो इसे भी मैंने आपको बताया है। ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 78। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वह है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 इज और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के रूप में अब्दुल कलाम का कार्यकाल क्या था? तो ऑप्शन दिया गया है 2007 से लेकर 2012 तक, 1997 से लेकर 2002 तक, 2002 से लेकर 2007 तक और 1992 से लेकर 1997 तक। तो अभी मैंने कुछ सेकंड्स पहले ही आपको बताया था सभी राष्ट्रपति के बारे में। उसमें मैंने ये भी बताया था कि किस राष्ट्रपति का कितना कार्यकाल था। तो अब्दुल कलाम का कार्यकाल क्या था? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2002 से लेकर 2007 तक राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश जिनकी अपनी निर्वाचित विधानसभा नहीं है उनके प्रशासन के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन है उपराज्यपाल, राज्यपाल, निकटतम राज्य सरकार या राष्ट्रपति। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। जिन केंद्र शासित प्रदेशों के पास अपनी निर्वाचित विधानसभा नहीं है उसके प्रशासन के लिए राष्ट्रपति जिम्मेदार होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कितनी बार चुना जा सकता है? ऑप्शन है 2 बार, कितनी भी बार, 3 बार, 6 बार। तो भारत के राष्ट्रपति को आप कितनी भी बार चुन सकते हैं। अगर वह बहुमत पा जाता है तो वह हर बार जो है राष्ट्रपति बनने के योग्य हो जाता है। मतलब कि जितनी भी बार वह बहुमत पाता है उतनी बार उसे राष्ट्रपति बन जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को कितनी भी बार चुना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है बीबी गिरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 57 या अनुच्छेद 61। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए। अभी इसका क्वेश्चन हमने पिछली भी बार किया है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। मैंने बताया है आपको कि राष्ट्रपति तीनों सेना का प्रमुख होता है, प्रधान होता है, तो इसीलिए भारतीय सशस्त्र बलों यानी कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? यानी कि सबके सम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जी सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, राज्यों के मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी। तो आप सभी को पता होगा कि जो राष्ट्रपति है वह राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करता है। तो कौन करता है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति? तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मुख्य सूचना आयुक्त के चयन के लिए चयन समिति का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वह है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है वह मुख्य सूचना आयुक्त के चयन के लिए चयन समिति का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन दिया गया है 6 सप्ताह, 1 साल, 6 महीने और 6 सप्ताह। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर डी, 6 महीने और 6 सप्ताह। जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है वह कितनी होती है? 6 महीने और 6 सप्ताह। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो जब 1975 में आपातकाल का समय था तो उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है आर वेंकटा रमन, KR नारायण, मोहम्मद हिदायतुल्ला या फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, फ़खरुद्दीन अली अहमद 1975 के आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति के पद पर थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना या राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करना। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। यानी कि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। सो फ्रेंड, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ कौन सी नहीं हैं? इसमें पूछ रहा है कौन सी नहीं है। ऑप्शन है संदिग्ध वीटो, पॉकेट वीटो, कार्यवाहक सरकार के मामले में प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए दिन निर्धारित करना या संसद सत्रों का समन और भंग करना। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, संसद सत्रों का समन और भंग करना। ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ नहीं हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैंने अभी जितना भी राष्ट्रपति के बारे में डिटेल से बताया है सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें और कमेंट करके बताएँ कि हमें आपको
हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।